एक्सरसाइज 13.3 में हमने दो चीज़ें पढ़नी है। एक तो पढ़ेंगे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और उसके बाद पढ़ेंगे हम बेस थ्योरम। ठीक है, तो देखो इसको ना ध्यान से समझना। क्वेश्चन करना आसान है लेकिन टॉपिक समझने के लिए मुश्किल होती है बच्चों को। अब ध्यान से समझना। पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। लेट करते हैं, लेट एस बी दी सैंपल स्पेस। हमने एस कोई सैंपल स्पेस मान ली। ठीक है, एस क्या है? सैंपल स्पेस। एंड लेट E1, E2, E3 up to so on En be an mutually exclusive and exhaustive events। मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या मतलब हुआ। एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। पहले ना आप यहाँ तक समझो, पहले यहाँ तक समझाता हूँ फिर आगे बताता हूँ आगे थ्योरम क्या कहती है। देखो सबसे पहले कह रहा है एस हमने कोई सैम्पल स्पेस ले ली और E1, E2, E3, En वो क्या दिए हुए? एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो सबसे पहले ये समझो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि दो इवेंट उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब उनकी इंटरसेक्शन फाई हो। तो यहाँ पे E1 इंटरसेक्शन E2 फाई है, इसी तरह E2 इंटरसेक्शन E3 वो भी फाई है। मतलब किसी की भी किसी के साथ इंटरसेक्शन करोगे वो सब फाई है। ये तो हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब आ जाओ एग्जॉस्टिव का क्या मतलब हुआ। एग्जॉस्टिव का मतलब हो गया कि जो इसकी सैंपल स्पेस है वो इन सब के बराबर है। E1 यूनियन E2 यूनियन E3 अप टू सो ऑन यूनियन En। ठीक है, ये समझ आ गई कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए कि इन सब के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, और एग्जॉस्टिव हो गए अगर आप इन सब की यूनियन करोगे वो सैंपल स्पेस आएगा। यूनियन समझते हो ना? अगर A12 है और B23 है, ठीक है, तो इसकी यूनियन हो जाएगी 1 2 3, मतलब सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब आगे देखो, इसके बाद आगे क्या? इफ A इज एनी इवेंट। अब मैं एक और इवेंट ले रहा हूँ। A इज एनी इवेंट अकर्स, विच लिखते पहले, विच अकर्स विद E1, ध्यान से सुनो, E1 और E2 और E3 अप टू सो ऑन और En। मतलब कि मैंने A जो लिया है वो E1 में भी है, E2 में भी है, E3 में भी है और En में भी है। मतलब A इन सब के अंदर कुछ ना कुछ है। जैसे मान लो इसमें 1 2 है, इसमें 2 3 3 4 4 5। जैसे मान लो E1 इसमें है 1 2, E2 है इसमें 3 4, E3 इसमें 4 5 6, मतलब ऐसे कुछ ना कुछ है। तो वो हो गया A। उस केस में इस A की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है? देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ठीक है, इसका ना मैं प्रूफ भी कराऊंगा, फिलहाल आप इसके लिए फॉर्मूला याद रखो। PE1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 प्लस PE2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 प्लस सो ऑन PEN इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय En। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले का प्रूफ करेंगे कि ये कैसे बना। देखो इसका प्रूफ। देखो एक सेकेंड, ये मान लो ये पूरा सेट जो है वो सैंपल स्पेस है। ठीक है, ये दिया हुआ है सैंपल स्पेस। ये मान लो ये E1 है, ठीक है, और ये E2 है, इसी तरह ये E3 है, ऐसे ही सो ऑन ये En है। ठीक है, अब A देखो कहाँ पे है, ये ए इसमें कुछ ना कुछ तो है ना, मैंने बताया ना,
तो ये मान लो A इंटरसेक्शन E1, इसको E2 को ऊपर रखते हैं, और ये मान लो A इंटरसेक्शन E2, ये पूरा बना दिया, आधा बनाना, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बनाया ऐसे बनाना, ये पूरा बन गया मेरे से। ये मान लो A इंटरसेक्शन E3 और ये मान लो A इंटरसेक्शन EN, ठीक है। अब हमें ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा इसका प्रूफ करना है, ठीक है। नाउ मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मेरे पास A इंटरसेक्शन S करूँ, A इंटरसेक्शन S किसके बराबर आता है? ये S तो पूरी सैम्पल स्पेस है ना, और A इसमें छोटे छोटे इवेंट्स है ना, तो A के साथ सैम्पल स्पेस की इंटरसेक्शन करूं तो वो A आता है। इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कॉमन। अब आप यहाँ पे S की वैल्यू डालो, पहले मैंने ये A लिखा, फिर A इंटरसेक्शन S, अब यहाँ पे S की वैल्यू डालो। S की वैल्यू देखो आपके सामने है, E1 यूनियन E2, ये डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने जा रहा हूँ। कौन सा लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव। इसको इसके साथ A इंटरसेक्शन E1, बीच में यूनियन, फिर A इंटरसेक्शन E2, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यूनियन A इंटरसेक्शन E3 अप टू सो ऑन, बीच में यूनियन, फिर यूनियन A इंटरसेक्शन EN, ठीक है। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे हम इसमें ना प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, तो ये बनेगा सब पे प्रोबेबिलिटी लगा रहा हूँ, तो प्रोबेबिलिटी में यूनियन का क्या बन जाता है? प्लस, ठीक है। फिर यहाँ पे भी A इंटरसेक्शन E2 और यूनियन का प्लस A इंटरसेक्शन E3 प्लस सो ऑन, प्लस यूनियन का इंटरसेक्शन जैसे ही प्रोबेबिलिटी लगाएंगे EN, ठीक है। अच्छा, अब एक स्टेप और करना है, अब यहाँ पे ध्यान दो। अच्छा, आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 पढ़ा है ना। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी, इसको इधर ले जाओ, प्रोबेबिलिटी A बाय E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू, इसको मैं इधर लेके आऊँ तो ये बचेगा A इंटरसेक्शन E1, तो मतलब A इंटरसेक्शन E1 की जगह मैं लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी, पहले लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी E1 इंटू, फिर लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी A बाय E1, ठीक है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन E2, अगर मैं यहाँ E2 कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी A E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A E2 प्लस सो ऑन, ऐसे ही E3 का डाल सकते हो। अब मैं EN का डाल रहा हूँ, मैं यहाँ पे N कर दूंगा, तो A इंटरसेक्शन EN की जगह ये लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी EN इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय EN। अगर आप देखो ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। ये देखो सेम है ना, सेम। तो अब हम पढ़ेंगे बायस थ्योरम, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, ये समझने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज तो आसान है, क्वेश्चन तो कोई भी सॉल्व कर लेता है, लेकिन टॉपिक समझने वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेस थ्योरम। तो देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। लेट एस बी दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी बताया आपको, लेट एस बी दी सैम्पल स्पेस and let E1, E2, E3 up to so on En be n mutually exclusive and exhaustive events। ये तो मैंने आपको सब समझा दिया ना, अभी तक हम सेम ही पढ़ रहे हैं। exhaustive events associated विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था? ए लिया था, इफ ए इज एनी इवेंट, वो किस किस में था? विच अकर्स
विद E1, E2, E3 और लिखते जाना, और E1 मतलब A जो है E1 में भी है, E2 में भी है, E3 में भी है, कुछ ना कुछ तो सब में है, और अप टू सो ऑन En में भी है। ठीक है, तो देन अब बेस थ्योरम क्या कहती है? ये कहती है प्रोबेबिलिटी EI अपॉन A इक्वल टू, ये होगा PEI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन EI, और यहाँ पे PE1 इंटू A बाई E1 प्लस PE2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 प्लस सो ऑन PEN इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AEN। ठीक है, इसका हमने प्रूफ करना है। अब देखो, अगर एक चीज़ प्रूफ करने से पहले एक चीज़ बता दूं, अगर यहाँ पे E1 है तो यहाँ पे भी 1 और यहाँ लिख दो वेयर I, जो क्या है I होगा 1 2 3 अप टू सो ऑन n। अगर यहाँ पे I 1 है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1, मतलब अगर E1 है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? PE1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AE1। नहीं समझे? जैसे मान लो अगर मेरे को E1 बाई A निकालना है तो डिनोमिनेटर तो सेम ही रहने वाला है, न्यूमिनेटर में क्या चेंज आएगी? प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी A बाई E1, और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। ठीक है, अगर मेरे को E2 की निकालनी है तो यहाँ E2 आ जाएगा, बस ये फ़र्क है। ठीक है, अब देखो इसका प्रूफ। अभी हमने टोटल प्रोबेबिलिटी में PA का प्रूफ किया था ना, तो वो मैं इसको यहाँ पे यूज़ करूँगा, इसलिए मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ। ये हमने अभी पीछे जो थ्योरम पढ़ी, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, उसमें हमने ये फॉर्मूला प्रूफ किया, प्लस सो ऑन प्रोबेबिलिटी EN इंटू प्रोबेबिलिटी A बाई E1 EN। ठीक है, नाउ अब मैं इसकी ना LHS ले रहा हूँ और इसको प्रूफ करूँगा RHS के इक्वल। प्रोबेबिलिटी EI अपॉन A का फॉर्मूला लगाओ। प्रोबेबिलिटी A बाई B किसके इक्वल होता है? ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी में पड़ी है ना, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी EI इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ठीक है, अब नेक्स्ट एक सेकेंड रुक जाओ। अगर मेरे को A बाई EI निकालना हो, वो किसके इक्वल होता है? प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन EI इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI। ये चलेगा ना? अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, इसको इधर ले जाओ, AEI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI। ठीक है, ये टर्म मैं इधर ले आया, और A इंटरसेक्शन EI को हम EI इंटरसेक्शन A भी लिख सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि ये इंटरसेक्शन कॉमोडेटिव होता है, तो मैंने A इंटरसेक्शन EI को लिख दिया EI इंटरसेक्शन A। ठीक है, अब आप क्या करो, EI इंटरसेक्शन A की जगह, इसकी जगह हम ये रिप्लेस कर सकते हैं ना, तो इसकी जगह ये डालने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी A बाय EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AEI अपॉन PA। अब आप सिर्फ यहाँ पे PA की वैल्यू डाल दो तो प्रूफ हो गया। प्रोबेबिलिटी EAI बाय A, पहले EI लिख रहा हूँ, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय EI अपॉन, ये PA की वैल्यू देखो आपके सामने है, आप इसको यहाँ लिख दो, A बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू A बाय E2 प्लस सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ EN इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय EN। अगर आप देखो, यही प्रूफ करना था। देखो बिल्कुल सेम है दोनों, मैंने LHS ली थी, ये मैंने RHS के इक्वल प्रूफ कर दिया है ना। अब एक चीज़ और बता दूं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करते हैं।
अभी तक मैं सेम ही लिख रहा हूँ। हम इस पूरे को ना बंद करके भी लिख सकते हैं। देखो हम उसमें ये सारे प्लस में है ना, प्लस जब हो तो हम इसमें यूज़ करते हैं समीशन, इसको कहते हैं समेशन। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई वेरीज फ्रॉम 1 से लेकर n तक है, 1 to n, और यहाँ लिखूँगा 1 की जगह i लिखूँगा और यहाँ पे भी 1 की जगह i। तो ये जो डिनोमिनेटर में हमने लिखा ना, इस पूरे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, आपको ये अच्छा लग रहा है तो ये करो, ये अच्छा लग रहा है तो ये करो। तो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.3। एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड and it's returned to the urn. Moreover, 2 addition balls of the colors drawn are put in the urn and then a ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red? देखो पहले इसका मतलब समझो। कहता है एक अर्न है, अर्न मतलब कोई एक थैला जिसमें 5 रेड हैं और 5 ब्लैक हैं, बॉल्स हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया। फिर उसके बाद कहता है अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न। मतलब इसमें से कोई एक बॉल निकाली आपने और उसका कलर नोट करके वापस उस बैग में इस बॉल को डाल दो। ठीक है, आगे कहता है इसके बाद मोर ओवर 2 एडिशन बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न, देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। What is the probability that the second ball is red? देखो कह रहा है कि आप 2 बॉल्स इसमें इस अर्न में 2 बॉल्स और ऐड करो। जब आपने ऐड कर दी फिर से सेकंड, जैसे आपने फर्स्ट बॉल तो निकाल दी ना, कि इसमें से एक बॉल निकाली थी, उसका कलर नोट करके वापस डाल दिया। फिर कह रहा है जैसे ही आपने 2 बॉल्स डाली फिर उसके बाद एक और बॉल्स इसमें से निकालो और बताओ कि वो जो सेकंड बॉल निकाली आपने उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि सेकंड बॉल निकली और वो रेड होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। देखो क्या करेंगे, जब आपने इसमें एक बॉल निकाली, ठीक है, या तो वो रेड होगी या तो वो ब्लैक होगी, ऐसा ही होगा ना। तो मैं इसको मान लेता हूँ E1 और इसको मान लेता हूँ E2। देखो यहाँ पे E2 मैं क्या ले रहा हूँ, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड। मैंने मान लिया कि जो पहली बॉल निकली वो रेड है, या ऐसा भी हो सकता है कि जो फर्स्ट बॉल है वो ब्लैक निकले। फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। ठीक है, तो E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब रेड देखो कितनी है, रेड है 5 और टोटल कितनी है 5 + 5 10, तो ये आ जाएगा 1/2। अब E2 की प्रोबेबिलिटी देखो क्या होगी, ब्लैक बॉल्स है ना, ब्लैक वाली कितनी है 5 और टोटल कितनी होगी 5 + 5 10। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 2 बॉल्स इसमें ऐड करनी है। तो नेक्स्ट लेते हैं, अब मैं इसमें 2 बॉल्स ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने 2 बॉल्स और ऐड कर दी। अब वो रेड भी हो सकती है या ब्लैक भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, लेकिन इसने बोला है ना कि हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रेड की। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रेड की। तो वो जो 2 बॉल्स होंगी वो रेड होंगी, ये याद रखना। ठीक है, तो ए लेते हैं, सेकंड बॉल इज रेड, सेकंड बॉल इज रेड। तो अब हम निकालेंगे, हमें बेसिकली यहाँ पे पी ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये याद रखो। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पी ए की। अब सेकंड बॉल मैंने इसमें जब ऐड की तो A/E1 क्या हो गया, सेकंड बॉल इज रेड, तो A/E1 हो जाएगा कि अब इसमें देखो कितनी रेड होगी, 5 + 2 7, और टोटल कितनी होगी 5 × 5 10, 10 + 2 12। ठीक है, इसी तरह A/E2, E2 कितना है, E2 कहता है कि 2 बॉल्स ऐड की लेकिन प्रोबेबिलिटी E2 क्या है, ब्लैक। तो ब्लैक कितनी रह जाएंगी, ब्लैक तो 5 ही रह जाएंगी और टोटल कितनी हो जाएगी 12। ठीक है, अब हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ए। इसका फॉर्मूला मैंने आपको
लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में पढ़ाया अभी, तो इसका फॉर्मूला ये होता है। अब आ जाओ E1 की वैल्यू 1/2, A/E1 की वैल्यू 7/12, E2 की वैल्यू 1/2 और A/E2 की वैल्यू 5/12। तो ये हो जाएगा 7/12 7/24 प्लस 5/24, दोनों का एलसीएम सेम है, 24 आ जाएगा। 7 + 5 12, तो 12 को 24 से डिवाइड करो तो 1/2 आ जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, another bag contains 2 red and 6 black balls. One of the 2 bag is selected at random. A ball is drawn from the bag which is found to be red. Find the probability that the ball is drawn from the first bag. ठीक है, अब क्वेश्चन को ना समझने की कोशिश करो। एक बैग है जिसमें 4 रेड और 4 ब्लैक है। दूसरा बैग है जिसमें 2 रेड और 6 ब्लैक है। ठीक है, वन ऑफ द 2 बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम और बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज़ फाउंड टू बी रेड। देखो हमें यहाँ पे कह रहा है कि हमने क्या करना है, यहाँ से बॉल निकालनी है और वो क्या निकलनी चाहिए, बॉल रेड निकलनी चाहिए। ठीक है, तो कहता है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फर्स्ट बैग में से रेड निकले। तो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट बैग में से। ठीक है, तो E1 हो जाएगा फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड, मैंने E1 को ले लिया फर्स्ट बैग सिलेक्टेड। ठीक है, और E2 को ले लिया सेकंड बैग इज सिलेक्टेड। और A देखो हम क्या लेंगे, A हमें क्या लेना है, रेड। क्या लेना है, रेड। अ बॉल इज ड्रॉन टू बी रेड। ठीक है, अब हम इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो बैग 2 ही हैं, 2 ही बैग हैं और फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 1/2। अब E2 में भी बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो भी 1/2। अब A/E1, देखो A/E1 का मतलब है कि फर्स्ट बैग में से कौन सी बॉल लेनी है, रेड बॉल। A/E1 का क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट बैग में से हमें रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फर्स्ट बैग में देखो रेड कितनी है, फर्स्ट बैग में रेड है 4, कितनी है 4, और टोटल देखो कितनी है फर्स्ट बैग में, 4 + 4 8, वो हो जाएगा 1/2। अब आ जाओ A/E2। A/E2 का मतलब हुआ कि हमें सेकंड बैग में से रेड बॉल लेनी है। तो सेकंड बैग में रेड देखो कितनी है 2, और टोटल कितनी हो जाएगी 2 + 6 8, वो हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब देखो यहाँ कहता है प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो बॉल फर्स्ट बैग से निकलनी चाहिए। तो मतलब हमें निकालना है, फर्स्ट बैग को हम लेंगे E1 और रेड को हम लेंगे A, तो हमें निकालना है E1/A। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बेस थ्योरम का, यूजिंग बेस थ्योरम। ठीक है, देखो मैंने आपको फॉर्मूला, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। मैंने आपको EI/A में फॉर्मूला बताया था, EI × A/EI, और नीचे होता था E1 × A/E1 प्लस सो ऑन, ऐसे सारे आते रहे। अब यहाँ पे I लिखा है ना मैंने, तो यहाँ पे I नहीं आएगा, अब आएगा 1। तो देखो क्या बनेगा फॉर्मूला, PE1/A इक्वल टू, यहाँ पे I की जगह E1 आएगा इंटू A/E1, और नीचे तो वही सेम E1 × PA/E1 प्लस PE2 × प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज़ डालो, PE1 की वैल्यू 1/2, PA/E1 की वैल्यू
ए बाई ई वन की वैल्यू देखो कितनी है 1/2, फिर पी ई वन की वैल्यू सेम 1/2 और पी ए बाई ई वन की वैल्यू भी 1/2। अब पी ई टू की वैल्यू, ई टू की वैल्यू देखो कितनी है 1/2 और ए बाई ई टू की वैल्यू 1/4। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 1/4 1/4 प्लस 1/8। अब इसका एलसीएम 8 एलसीएम यहाँ पे आएगा 2 + 1, तो ये हो गया 1/4 और इसको उल्टा कर लो 8/3, तो आंसर आ जाएगा 2/3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ऑफ द स्टूडेंट इन अ कॉलेज इट इज़ नोन दैट 60% reside in hostel and 40% are day scholar. Previous year result reports that 30% of all students who reside in hostel attains A grade and 20% of day scholars attain A grade in their annual examination. At the end of the year, one student is chosen at random from the college and he is an A grade. What is the probability that the student is a hostelier? देखो कहता है 60% स्टूडेंट हैं जो हॉस्टल में रह रहे थे और 40% जो थे डे स्कॉलर। डे स्कॉलर मतलब जो हॉस्टल में नहीं रह रहे थे, ठीक है। उसके बाद कहता है कि 30% जो स्टूडेंट हॉस्टल में रह रहे थे उनको ए ग्रेड मिला और जो 20% हॉस्टल में नहीं रह रहे थे उनको ए ग्रेड मिला, ठीक है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि स्टूडेंट इज ए हॉस्टलियर, मतलब जो हॉस्टल में रह रहे थे। देखो कैसे करेंगे, E1 ले लो, स्टूडेंट हु रिजाइड इन हॉस्टल, जो हॉस्टल में रह रहे थे उनको मैंने E1 ले लिया, ठीक है। और E2 ले लो, स्टूडेंट और इसको ले लो, स्टूडेंट इज अ डे स्कॉलर, ये मैंने E2 ले लिया, ठीक है। अब ए आ जाओ, ए हम क्या लेंगे, स्टूडेंट्स जिनको ए ग्रेड मिला, स्टूडेंट हु अटेन्स ए ग्रेड, स्टूडेंट हु अटेन्स ए ग्रेड। अब हम एक एक करके इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते जाएंगे। सबसे पहले E1 देखो क्या दिया है, जो स्टूडेंट हॉस्टल में रह रहे हैं, हॉस्टल में रहने वालों की प्रोबेबिलिटी है 60%। 60% मतलब 60/100। अब आ जाओ E2 है जो स्टूडेंट डे स्कॉलर है, डे स्कॉलर की प्रोबेबिलिटी देखो क्या है 40%। अब इसके बाद निकालेंगे A/E1। अब A/E1 का ना पहले मतलब समझो, A/E1 का मतलब हो गया कि स्टूडेंट हॉस्टल में रह रहे हैं लेकिन उनको ए ग्रेड मिल रहा है, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 30% हु रिजाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड, ठीक है, वो गया 30/100। अब आ जाओ A/E2। A/E2 का मतलब हो गया वो स्टूडेंट जो हॉस्टल में नहीं रह रहे और उनको भी ए ग्रेड मिल रहा है, उनकी प्रोबेबिलिटी है 20%, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे बेस थ्योरम। अब हमने देखना है कि हमें E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है E2 की, क्योंकि दो ही केसेस है ना हमारे पास। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, स्टूडेंट इज ए हॉस्टलियर, तो मतलब वो क्या है, वो E1 है ना E1। तो हमें निकालनी है E1/A की प्रोबेबिलिटी। वो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं इसका, A/E1, फिर नीचे तो सब में सेम ही आएगा, ये देखो मैंने बेस थ्योरम का फॉर्मूला लिख दिया। अब इसमें वैल्यूज़ डालना शुरू करो। E1 की वैल्यू 60/100, फिर A/E1 की वैल्यू, A/E1 की 40/100, 40/100 नहीं 30/100। अब E1 की तो 60/100
और इसकी भी 30/100। अब आ जाओ E2 की। E2 की प्रोबेबिलिटी देखो क्या, E2 की प्रोबेबिलिटी 40/100 और A/E2 की 20/100। तो ये एक काट दो, एक ये काट दो, 6 3 18 और 10 10 100। ठीक है, फिर इधर भी 6 3 18 अपॉन 100, 4 2 8 अपॉन 100। अब आप इनका एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 18/100, ये हो जाएगा एलसीएम तो सेम ही आएगा 28/100। ये और ये कट गया, 18/28 को काटो, 2 के टेबल से काटोगे, एक सेकेंड मैंने ये ठीक किया, 6 3 18, 18 + 28 26 होता है। 2 के टेबल से काटोगे तो 9 और ये 2 के टेबल से काटोगे 13। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट अ स्टूडेंट आइदर नो द आंसर और guesses. Let 3/4 be the probability that he knows the answer and 1/4 be the probability that he guesses. Assuming that a student who guesses at the answer will be correct with probability 1/4, what is the probability that the student know the answer given that he answered it correctly? देखो क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट है, उसमें या तो स्टूडेंट को आंसर पता है या तो वो गेस कर रहा है। 3/4 दिया प्रोबेबिलिटी उसकी कि उसको आंसर पता है और 1/4 प्रोबेबिलिटी दी है कि वो आंसर को गेस कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पढ़ो, अज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गेसेस द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4। कह रहा है अगर ये अज्यूम कर गेस कर रहा है आंसर को कि उसका आंसर ठीक होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। तो हमें निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट को आंसर पता है लेकिन उसका आंसर करेक्ट है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले E1 ले लो, स्टूडेंट नो द आंसर, स्टूडेंट नोज द आंसर। ठीक है, और E2 ले लो, स्टूडेंट गेसेस द आंसर। और ए क्या होगा यहाँ पे, ए देखो क्या होगा, ए होगा करेक्ट, ए क्या होगा करेक्ट, तो उसको हम लिखेंगे द आंसर इज करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, E1 की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब E1 की प्रोबेबिलिटी देखो क्या, स्टूडेंट नो द आंसर, यहाँ देखो अ स्टूडेंट 3/4 बी दी प्रोबेबिलिटी डैट ही नोज द आंसर, तो वो हो गया 3/4। अब E2 की प्रोबेबिलिटी, E2 है स्टूडेंट गेसेस द आंसर, 1/4 बी दी प्रोबेबिलिटी डैट ही गेसेस, वो हो गया 1/4। अब आ जाओ A/E1। पहले तो A/E1 का मतलब क्या है, A/E1 का मतलब है स्टूडेंट, ध्यान से सुनो, स्टूडेंट नो द आंसर बट द आंसर इज करेक्ट। स्टूडेंट को आंसर पता है लेकिन उसका आंसर ठीक आया। तो जब आपको पता हो आपका आंसर सही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मतलब उसको श्योर है कि उसका आंसर ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। ठीक है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1। अब आ जाओ A/E2। A/E2 का मतलब हो गया स्टूडेंट गेसेस द आंसर बट द आंसर विल बी करेक्ट। A/E2 का क्या मतलब हुआ, स्टूडेंट गेसेस द आंसर बट द आंसर इज करेक्ट, उसको आंसर वो गेस कर रहा है और लेकिन उसका आंसर ठीक आ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी है, देखो यहाँ पढ़ो, स्टूडेंट हु गेसेस द आंसर विल बी करेक्ट विथ प्रोबेबिलिटी 1/4। ठीक है, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें ये फ़र्क था कि इसमें सिर्फ स्टूडेंट नो द आंसर और इसमें था स्टूडेंट नो द आंसर बट द आंसर इज करेक्ट। ठीक है, ये फ़र्क है, इसमें करेक्ट आएगा और इसमें करेक्ट नहीं आएगा। अब हमें देखना है कि हमें बेस तुर में E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है E2 की। तो आप क्वेश्चन को पढ़ लो, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट स्टूडेंट नो द आंसर,
तो स्टूडेंट नो दी आंसर को हमने E1 लिया हुआ है, तो हमें निकालना है E1/A। तो इसका फॉर्मूला डालो और इसमें वैल्यूज डालो, आंसर आ जाएगा। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, अब आप इसमें वैल्यूज डालो। पहली वैल्यू 3/4, फिर A/E1 की वैल्यू 1, फिर यहाँ पे E1 की वैल्यू 3/4 और A/E1 की वैल्यू 1, E2 की वैल्यू 1/4 और A/E2 की वैल्यू भी 1/4। ठीक है, अब ऊपर मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 3/4, ये भी 3/4 और ये 1/16। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, 16 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 4 3 = 12, 12 + 1। इनको उल्टा कर लो, ये 16 उल्टा हो के ऊपर और 12 + 1 13, तो आंसर आ जाएगा 12/13। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अ लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present. However, the test also yield a false positive result 0.5% of the healthy person tested. If a healthy person is tested with probability 0.005, the test will implies he has the disease. If 0.1% of the population actually has the disease, what is the probability that a person has the disease given that the test result is positive? देखो, इसमें इसने कहा कि एक लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया कि 99% लोगों को डिजीज है, लेकिन बाद में ये भी पता चला कि वो जो टेस्ट था वो फॉल्स हुआ कि 0.05% बंदों को हेल्दी थे। ठीक है, यहाँ तक तो ये मतलब हो गया। उसके बाद कहता है 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ द डिजीज़, मतलब 0.1% पॉपुलेशन को ही डिजीज़ है। तो हमें निकालना है कि बताओ कि अ पर्सन हैज़ द डिजीज़ गिवन डैट, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। E1 ले लेते हैं, पर्सन हैज़ द डिजीज़, मान लिया कि उसको डिजीज़ है। और E2 ले लेते हैं, पर्सन इज़ हेल्दी। ठीक है, और ए ले लेते हैं। ए, अब ये डिजीज़ का कैसे पता चला, जब उसका टेस्ट किया गया है ना, और टेस्ट क्या आया, पॉजिटिव, टेस्ट इज पॉजिटिव। अब E1 क्या होगा, अब E1 में ना टेस्ट की बात नहीं की जा रही, सिर्फ ये बोला जा रहा है पर्सन हैज़ द डिजीज़। तो आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ द डिजीज़, यहाँ पे टेस्ट की बात नहीं की जा रही, तो वो हो जाएगा 0.1%। परसेंट को आप नीचे ले आओ 100, तो ये हो जाएगा 1/1000, इसका पॉइंट भी नीचे आ गया। अब E2 का मतलब क्या हुआ, पर्सन इज़ हेल्दी। तो अगर इतने % लोगों को डिजीज़ है तो पर्सन हेल्दी कैसे होंगे, कितने होंगे, तो वो क्या करना है, 1 माइनस कर दो, ये 1/1000, तो वो आ जाएगा 999/1000। ठीक है, अब आ जाओ A/E1। A/E1 का क्या मतलब है, पर्सन हैज़ द डिजीज़ बट टेस्ट इज़ पॉजिटिव, मतलब उसको डिजीज़ है, लेकिन जब उसका, ये कैसे पता चला, जब उसका टेस्ट पॉजिटिव आया। तो वो लोग देखो कहाँ पे है, देखो यहाँ लिखा है, ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज़ 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज़ व्हेन इट इज़ इन फैक्ट प्रेजेंट। देखो, इसका लेबोरेटरी में ब्लड टेस्ट किया गया, 99% लोगों को डिजीज़ थी, चाहे वो फॉल्स था या ट्रू था, लेकिन हम यहाँ मान के चलेंगे कि उनको है। 99/100% है ना ये, तो वो हो जाएगा 99/100। ठीक है, अब आ जाओ इसके बाद, अब हमें निकालनी है A/E2। A/E2 का क्या मतलब हुआ कि पर्सन इज़ हेल्दी, जब उसका टेस्ट पॉजिटिव आया, तो वो देखो वो फॉल्स आया था ना उसका, कि उसको डिजीज़ थी,
तो उस केस में कितनी क्या था उसकी 0.5%। तो परसेंट को हटाओ अपॉन 100 और पॉइंट को हटाओ अपॉन 1000। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमें A/E1 निकालना है कि A/E2। देखो यहाँ लिखा है पर्सन हैज़ द डिजीज, और डिजीज वाले को मैंने E1 लिया हुआ है। तो यूजिंग बेस थ्योरम हमें निकालना है E1/A। लगाओ इसका फॉर्मूला, E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 PE1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 फिर E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। अब आप इनकी वैल्यूज डालो यहाँ पे। E1 की वैल्यू 1/1000, A/E1 की वैल्यू 9 नहीं, A/E1 की वैल्यू ये है 99/100 अपॉन, अब ये दोनों तो वही सेम आ गए। अब PE2 की वैल्यू 999/1000 इंटू A/E2 की वैल्यू वो क्या है 5/1000। ये हो जाएगा 99 कितने ज़ीरो आ जाएंगे 5 0 3 4 5। ठीक है, मैं इसका ना एलसीएम लेने जा रहा हूँ। ये हो जाएगा कितने 5 0 है और यहाँ पे 6 0 है, तो 6 0 नीचे आ जाएंगे 3 4 5 6। ठीक है, तो 1 0 इसके पास चला जाएगा 990 और ये सेम आ जाएगा। ठीक है, ये कितने कटेंगे, ये 5 इसके साथ कट जाएंगे 99 और ये 10 उल्टा होके ऊपर आ जाएगा। यहाँ बचेगा 990 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4995। तो ये हो जाएगा 990 और ये प्लस करके आएगा 5985। ठीक है, अब इसको 5 के टेबल से काटो। 5 के टेबल से कटेगा ये 11 के टेबल से कटेगा। 11 के टेबल से काटो, ये काट कूट लेना, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। इसको काट के आंसर आएगा 22/133। आप 2 के टेबल से, 5 के टेबल से, 10 के टेबल से किसी से भी काट के चेक कर लेना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज 2-headed coin, another is a bias coin that comes up head 75% of the time. Third is a unbiased coin. One of the 3 coins is chosen at random and toss. It shows head. What is the probability that it was the 2-headed coin? अब देखो हमारे पास 3 कॉइन है। पहला है 2-headed coin। 2-headed coin का मतलब हुआ कि दोनों तरफ हेड। ठीक है, उसके बाद है बायस कॉइन। बायस का मतलब होता है एक जैसा। ठीक है, उसके बाद उसकी बायस कॉइन की हेड आने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 75%। और थर्ड है अनबायस कॉइन। अनबायस कॉइन हो गया जो हम यूज़ करते हैं, जो हमारी, जिसको मनी कहते हैं। हमें निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी डैट इट वॉज ए 2-headed कॉइन। तो देखो क्या करेंगे, E1 लेंगे 2-headed कॉइन, ठीक है, E2 लेंगे बायस कॉइन, E3 लेंगे अनबायस कॉइन। ठीक है, ये मैंने तीनों कॉइन यहाँ पे लिख दिए उनके नाम। अब ए देखो क्या कहता है, वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चूजन एंड रैंडम एंड टॉस इट शोज हेड। तो हम यहाँ पे ले लेंगे कॉइन शोज अ हेड। ठीक है, अब E1 की प्रोबेबिलिटी निकालो। अब देखो 3 कॉइन है ना, 3 कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/3 और E2 की भी वही सेम होगी और E3 की भी वही सेम। ठीक है, अब आ जाओ A/E1। A/E1 होगा 2-headed कॉइन, लेकिन कॉइन में क्या आना चाहिए हेड। अब 2-headed कॉइन में दोनों तरफ हेड ही है, तो 2 हेड हो गए और टोटल भी 2 ही होंगे, तो 2/2 हो गया 1।
अब A/E2 हो गया बायस क्वाइन और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड की। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है बायस क्वाइन हेड की प्रोबेबिलिटी है 75%, वो गया 75/100। अब आ जाओ A/E3। A/E3 हो गया अनबायस क्वाइन। अनबायस क्वाइन में हमें हेड लेना है। अब जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं उस क्वाइन में हेड कितनी बार होता है? हेड एक ही बार ही होता है और उसके फेसेस दो होते हैं ना, तो हो गया 1/2। एक हो गया उसका हेड का फेस और एक हो गया टेल का फेस, इसलिए मैंने दोनों फेस को 2 लिख दिया। अब हमें देखना है कि E1 की निकालनी है, E2 की या E3 की। देखो यहाँ लिखा है 2 हेडेड कॉइन, 2 हेडेड कॉइन है E1। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे बेस थ्योरम। यूजिंग बेस थ्योरम सिर्फ आपको फॉर्मूला डालना है और आंसर आ जाएगा। PE1/A। E1 इसलिए क्योंकि हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? 2 हेडेड की। फॉर्मूला देखो क्या होगा, E1 इंटू A/E1, फिर यहाँ पे E1 इंटू A/E1 प्लस E2 इंटू A/E2, फिर E3 इंटू A/E3। ठीक है, अब E1 की वैल्यू, E1 की देखो वैल्यू क्या, 1/3। A/E1 की वैल्यू 1, फिर E1 की वैल्यू 1/3, A/E1 की वैल्यू 1, E2 की वैल्यू 1/3, सबकी 1/3 है, और A/E2 की वैल्यू 75/100। ठीक है, अब आ जाओ E3 की, E3 की भी 1/3 और A/E3 की 1/2। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 75/300। इसको मैं इसलिए नहीं काट रहा, इजी रहेगा, ऐसे कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। 1/6। ठीक है, अब आप इनका एलसीएम ले लो। काटना है वैसे काट दें, चलो काट ही देते हैं। 25 के टेबल से काटो 3, और ये कितना बचेगा 12, है ना। ये कटता ये 3 और ये 4। अब एलसीएम लो इसका, 12 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ 1 नहीं, यहाँ 3 है, और यहाँ पे 2, तो ये 1/3। ये 12 उल्टा करके ऊपर 4 + 3 7 + 2 9। ठीक है, तो ये कटेगा कितने से, एक सेकेंड देखो मैंने ठीक लिखा है ना, 1/3 1/3 3/12, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ 4, ये सेम इधर 2, 7 9, हाँ ठीक है, ये आ गया 4/9 आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 200 स्कूटर ड्राइवर्स, 4,000 ये 2000 था, 4,000 कार ड्राइवर्स एंड 6,000 ट्रक ड्राइवर्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट आर 0.01, 0.03, 0.1%. One of the insured person meet with an accident. What is the probability that he is a scooter driver? देखो, एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसने 2000 स्कूटर ड्राइवर्स और 4000 कार ड्राइवर और 6000 ट्रक ड्राइवर को की इंश्योरेंस कराई कि उनके एक्सीडेंट की, उनकी एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी दी हुई है ये। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो क्या होना चाहिए, स्कूटर ड्राइवर। तो देखो E1 ले लो, पर्सन इज अ स्कूटर ड्राइवर। E2 ले लो, पर्सन इज अ कार ड्राइवर। ठीक है, और E3 ले लो, पर्सन इज अ ट्रक ड्राइवर। और A ले लो, पर्सन एक्सीडेंट ले रहा हूं, ठीक है, पर्सन मीट्स एन एक्सीडेंट। अब हम सबकी प्रोबेबिलिटी निकालते जाएंगे, ठीक है। पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, ऐसे ज़्यादा सही रहेगा। अब E1 की प्रोबेबिलिटी देखो, स्कूटर ड्राइवर्स कितने हैं, स्कूटर ड्राइवर है 2000 और इनका टोटल देखो कितना आएगा
टोटल कितने हो जाएंगे ये 2000 प्लस 4000 6000, 6000 प्लस 6000 12000, तो ये आ जाएगा 1/6। ठीक है, अब आ जाओ E2 की प्रोबेबिलिटी। E2 कौन है? कार ड्राइवर। कार ड्राइवर है 4000 और टोटल देखो कितने हैं 12000, और ये 4 को 12 से काटो 1/3। ठीक है, अब आ जाओ E2 की प्रोबेबिलिटी। E2 की प्रोबेबिलिटी है ट्रक ड्राइवर, और ट्रक ड्राइवर देखो कितने हैं 6000, 6000 अपॉन 12000, तो ये तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ A/E1। A/E1 हो गया, इसका मतलब है कि पर्सन इज ए स्कूटर ड्राइवर व्हेन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी दी है 0.01, जिसको हम 1/100 भी लिख सकते हैं। अब A/E2 की E2 की प्रोबेबिलिटी दी है 0.03, जिसको आप 3/100 भी लिख सकते हो। और लास्ट A/E3 वो दी हुई है 0.15, जिसको आप 15/100 लिख दो। ठीक है, अब आ जाओ, अब हमें देखना है हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर, हमें निकालनी है E1 की। यूजिंग बेस थ्योरम PE1/A वो होगा PE1 इंटू A/E1, ये मैं फॉर्मूला डाल रहा हूँ, अपॉन PE1 इंटू A/E1 PE2 इंटू A/E2 फिर P3 इंटू A/E3। अब आप इसमें ना एक एक करके वैल्यूज डालते जाओ। E1 की वैल्यू है 1/6 और A/E1 की वैल्यू 1/100, फिर इसकी 1/6 और इसकी 1/100। अब E2 की प्रोबेबिलिटी 1/3 और A/E2 की 3/100। ठीक है, फिर नेक्स्ट E3 की प्रोबेबिलिटी कहाँ लिखी मैंने, ये E3 था ना, गलती से E2 लिख दिया, ये 1/2 और A/E3 की प्रोबेबिलिटी 15/100। अब देखो ये और ये कट जाएगा, तो ये बनेगा 1/600। अब ये आ जाएगा, इसका ना मैं एलसीएम ले रहा हूँ, डायरेक्टली ले रहा हूँ। ठीक है, ये बनेगा कितना एलसीएम आएगा 600। आप सॉल्व कर लेना अपने हिसाब से, यहाँ 1 ही बचेगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 345 आएगा। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 51, हाँ 1/52। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। अ फैक्ट्री हैज़ 2 मशीन्स A and B. Past records show that machine A produce 60% of the items of output. Machine B produce 40% of the items. आगे पढ़ो। Further, 2% of the items produced by machine A and 1% produced by machine B were defective. यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। All the items are put into one stockpile. Stockpile मतलब store. And then one item is chosen at random from this and is found to be defective. What is the probability that was produced by machine B? ठीक है, देखो एक फैक्ट्री है जिसके पास 2 मशीन्स है। एक मशीन 60% आइटम प्रोड्यूस कर रही है और दूसरी मशीन 40% आइटम प्रोड्यूस कर रही है। अब उनमें से 60 में से 2% आइटम जो मशीन ए निकाल रही है वो डिफेक्टिव है और जो 1% मशीन बी निकाल रही है वो डिफेक्टिव है। ठीक है, तो हमें निकालना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी।
तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले E1 ले लो। E1 हो जाएगा आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, ठीक है। और E2 ले लो, आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। और ए ले लो, आइटम इज डिफेक्टिव। अब सबकी प्रोबेबिलिटी निकालते जाओ। सबसे पहले E1 की। E1 देखो क्या दिया, E1 है 60%। E1 मतलब आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। अब E2 है 40%। अब आ जाओ A बाय E1। A बाय E1 का मतलब हुआ आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए बट द आइटम इज डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव वालों की प्रोबेबिलिटी देखो कितनी है, 2%। वो गया 2/100। और A बाय E2 का मतलब हो गया आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी बट द आइटम इज डिफेक्टिव, वो है 1%। अब हमें देखना है, हमें E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है E2 की। तो देखो हमें निकालनी है बाय मशीन B और B को हमने E2 लिया। तो अब फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। यूजिंग बेस थ्योरम, देखो फॉर्मूले में क्या आएगा, अब E2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, तो ऊपर फॉर्मूला बनेगा E2। ये याद रखना, ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे आएगा और नीचे बिल्कुल सेम आ जाएगा। P E1 इंटू A बाई E1, फिर P E2 इंटू A बाई E2, ठीक है। अब आपने इसमें वैल्यूज़ डालते जानी है। तो सबसे पहली वैल्यू डालो E2 की। E2 की वैल्यू है 40/100 और A बाई E2 की वैल्यू 1/100। फिर आ जाओ इसके बाद आ जाओ E1 की। E1 की देखो कितनी है, 60/100 इंटू A बाई E1 की 2/100। और फिर E2 की तो मैंने ये लिखी है 4/100 और A बाई E2 की 1/100। अब ये बनेगा 4/1 2 3 4। इसको मल्टीप्लाई 6 2 12, 1 2 3 4 4 और 1 2 3 4। अब इनके एलसीएम लो। इसका भी एलसीएम 1 2 3 4, 12 + 4, तो ये बना 4/12 + 4 16। तो हमारा आंसर आ गया 1/4। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट।